अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तेरी चाहत में आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो कमरे में लेटी छत को घूर रही थी और बेआवाज रो रही थी। दिल में एक मुहिम सी उम्मीद थी कि वो जरूर आएगा। इनाया इनाया एलिया चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो एलिया? इनाया ने बेजारी से कहा। यार बात ही ऐसी है। एलिया जोर से बोली। बता भी चुको अब एलिया, अनाया ने बेजारी से कहा। यार मुराद भाई अपनी दादी और बहन के साथ आए हैं, एलिया खुशी से बोली, जबकि अनाया अपनी जगह साफ धोकर रह गई। कुछ देर बाद वो बेयकीनी से बोली। क्या तुम सच कह रही हो एलिया? हाँ मेरी जान, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। इनाया के तो खुशी से जमीन पर पांव ही नहीं टिक रहे थे। निकाह बिल्कुल आम से हालात में हो गया था। अब वो अनाया बुखारी से अनाया मुराद शाह बन गई थी। मुराद की दादी और बहन का रवैया उससे बहुत अच्छा था। दादी ने फौरन वापसी की जल्दी मचा दी थी। सबसे मिलकर वो गाड़ी में जा बैठी। वो कमरे में लेटी छत को घूर रही थी और बेआवाज रो रही थी। दिल में एक मुहिम सी उम्मीद थी। दादी ने फौरन वापसी की जल्दी मचा दी। सबसे मिलकर वो गाड़ी में जा बैठी, जहां पिछली सीट पर मुराद शाह की बहन आयला और वो बैठी थी, जबकि ड्राइविंग सीट पर अशर ने संभाल रखी थी और मुराद साथ वाली सीट पर विराजमान मोबाइल में मसरूफ था। उसने थक कर आंखें मूंद ली। आयला की आवाज पर उसने आंखें खोली। हवेली आ चुकी थी। वो अपना दुपट्टा संभालती नीचे उतर आई। मुराद शाह अंदर जा चुका था। वो अपने आंसू पीती आयला की सरबराही में अंदर चलती। आयला उसको कमरे तक छोड़ने आई और 2-3 हदायतें देकर बाहर चली गई। वो कमरे का जायजा लेने लगी। हर चीज करीने से पड़ी थी। बिलाशुबा मुराद शाह का कमरा निहायत खूबसूरत था। उसने अपना सर बेड की पूछ से टिका दिया, जहां पिछली सीट पर मुराद शाह की बहन आयला और वो बैठी थी। हल्की सी आहट की आवाज पर उसकी आंख खुली। फौरन उसे वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आई और सर पर घूंघट सजाकर बैठ गई। इनाया को देखकर मुराद शाह का हलक तक कड़वा हो गया। यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिंघाड़ता हुआ, जबकि इनाया को अपना दिल मुट्ठी में जकड़ता हुआ महसूस हुआ। मैं उसकी आवाज कहीं अंदर ही दम तोड़ गई थी। वो अपने आंसू पीने की नाकाम कोशिश करने लगी। दफा हो जाओ यहाँ से, वो दोबारा चीखा। वो सिमट सी गई। मुराद शाह ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को सख्ती से थामकर बेड से नीचे उतारा और वो तवाज़ुन कायम न रख सकी और नीचे गिर गई। उसकी सिसकी निकल गई और वो बेआवाज आंसू बहाने लगी। मुराद शाह उसे रोता छोड़कर बाथरूम में चला गया। वापस आया तब भी वो उसी पोजीशन में बैठी थी। वो सर झटक कर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो भी खुद को संभालती वॉशरूम में गई और कपड़े चेंज करने की नीयत से। जब वो वापस आई तो मुराद शाह गहरी नींद में था। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था। इनाया से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। गोरा रंग और होठों के ऐन नीचे बना तिल उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर जा लेटी। इन्हीं सोचों में कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई उसे पता ही ना चला। माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। अल्लाह ताला नजरें बद से बचाए आप दोनों को। आंखों में शरारत लिए उसने मुराद की तरफ देखते हुए कहा। इनाया झींप गई, जबकि मुराद उसे घूरने लगा। इतने में अशर भी इन तीनों को एक साथ देखकर वहीं आ गया। वाह मोहतरमा, आज तो आप भी सबको गिराए दे रही हैं। अशर अदीना को देखकर बोला था। जाहिर है मैं खूबसूरत ही इतनी हूँ, जो कि नखवे से बालों को झटक के बोली। मोहतरमा को खुशफहमियां भी बहुत हैं। मेरे कहने का मतलब था बिल्कुल चुड़ैलों से मुशाबत रख रही हो, बल्कि नहीं, आज तो तुमने इन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। अशर आंखों में शरारत लिए बोला, जबकि अदीना उसकी बात पर जी जान से जली। तुम अपनी बकवास बंद करते हो कि इससे पहले मैं सबके सामने तुम्हारी अपनी हील से खातिर तवाज़ो करूं? हाय ऐसा जुल्म ना करो मुझ पर, मासूम पर। सोचो अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अशर की बात पर मुराद का कहका बेसाख्ता था, जबकि इनाया ने उसकी तरफ देखा जिसके डिंपल वाजे थे और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। जबकि अदीना अशर की बात का मफहूम समझते हुए उसके पीछे भागी थी। मुराद के फ़ोन की बेल बजने लगी, जिसकी वजह से वो साइड पर होकर फ़ोन सुनने लगा। जब सामिया भाभी मुराद की दोस्त की बीवी उसके पास आई। माशाल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो इनाया, मुराद तो बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी बीवी मिली।
पर उन्हें तो खुद से ज्यादा बदनसीब ही कोई नहीं लगता। वो दिल में सोच कर रह गई और महज मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया और वो 2-3 बातें करके चली गई। इनाया अपने माँ बाप की पहली औलाद होने की हैसियत से उनकी बहुत लाडली भी थी और इससे छोटी एलिया कि इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी जितनी कि उसको, मगर इतने ज्यादा लाड प्यार के बावजूद उसने इस सब का कभी फायदा नहीं उठाया। मुराद और उसकी बनती भी बहुत थी, जिसकी वजह हर कोई जानता था कि इनाया मुराद की ही दुल्हन बनेगी, इसलिए कभी किसी ने उसका रिश्ता ना मांगा। लेकिन इनाया की फुप्पो माजबीन का बेटा फाइक इनाया पर दिलो जान से कुर्बान था, मगर इनाया सिर्फ मुराद से मोहब्बत करती थी और अपने आप को उसकी अमानत समझती थी, जबकि दूसरी तरफ ऐसा कोई जज्बा ही ना था। मुराद अपनी एक क्लास फेलो जर्निश से मोहब्बत करता था। रात को इनाया अहमद साहब की खेतों से खाना देकर वापस आ रही थी जब उसकी नज़र मुराद पर गई, जो पगडंडी पर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। इनाया मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। जब उसकी आवाज़ आई, तुम कहो तो सही, उसी दिन दादी को भेज दूंगा, मुराद अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, जबकि इनाया वहीं गिर सी गई। उसने सोचा भी ना था जिस शख्स से वो इतनी मोहब्बत करती आई है और अपने आप को उसके लिए बचा कर रखा है, वही शख्स किसी और से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और जब बात मोहब्बत की आती है तो औरत कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये भी नहीं सोचती कि ये सब उसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। वो मोहब्बत में अंधी हो जाती है। उसने फाइक को खेतों में ही बुला लिया, कुछ भी सोचे समझे बगैर। मुराद अभी भी उससे बात कर रहा था। उसे इनाया का वहम गुमान भी ना था कि वो यहाँ होगी। फाइक भी मुराद की मौजूदगी से बेखबर दौड़ा चला आया। इनाया को अकेला देख वो उसकी तरफ बढ़ा। इनाया तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी, वो तो मुराद को जेलस करने के लिए कर रही थी, मगर वो तो गहरी खाई में गिरने वाली थी। फाइक देखो, मेरे करीब मत आना वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो धड़कते दिल से बोली, जबकि फाइक इस्तेज़ाइया हंसी हंस दिया। मेरी रानी, इस वक्त रात को बुलाने का मतलब तो तुम जानती ही हो ना, फिर इन ड्रामों का क्या। और आगे बढ़ा, जबकि इनाया का दिल धड़कना भूल गया। उसने चीख कर मुराद को आवाज़ दी। मुराद को जैसे ही किसी के चीखने की आवाज़ महसूस हुई, वो फौरन आया, जबकि फाइक डर गया। वो भागने लगा, मगर सामने से आते लंबे चौड़े मुराद से टकरा गया। मुराद उसे देख हक्का बक्का रह गया और टॉर्च की रोशनी सामने की तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इनाया सामने खड़ी जारों की तार रो रही थी। मुराद ने आओ दिखाना ताओ फाइक को मारना शुरू कर दिया। लड़की को अकेले देखकर फायदा उठाता है। मुराद उसे ठोकर मारते हुए चीखा। शोर की आवाज सुनकर और भी सब लोग आ गए थे। इनाया डर कर मुराद के पीछे छुप गई थी। इसने मुझे खुद यहाँ बुलाया था, फाइक इनाया की तरफ इशारा करके बोला, जो डर से थर थर कांप रही थी। मुराद ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। झूठ बोलता है ये, इनाया ऐसा नहीं कर सकती। मुराद गरजा, तू अपनी इस पाकीज़ा से कहो कि कुरान पर हाथ रखकर कह दे कि उसने नहीं बुलाया। फाइक हाथ झाड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं तो तैयार हूँ रखने को। जबकि मुराद ने अनाया की तरफ देखा। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखी। इनाया की तो जान ही निकल गई, वो रोने लगी। आप लोग आपस में जयमगोइयों में लगे हुए थे। अनाया कसूरवार साबित हो चुकी थी। सब बारी बारी चले गए। अब वहां सिर्फ इनाया और मुराद खड़े थे। इनाया क्या वो सच कह रहा था? मुराद के लहजे में दुनिया जहां की थकन थी। अनाया कुछ ना बोली, बस रोने लगी। अनाया, तुमने ये क्या किया और क्यों किया? तुमने सोचा भी नहीं कि चाचा का क्या हाल होगा। चाचा और चाची तो जीते जी मर जाएंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा भी ना था कि तुम ये सब करोगी। उसके लहजे में अनाया के लिए सिर्फ नफरत थी। अनाया तो तड़प ही गई। मुराद, मेरी बात सुने, मैंने ये सब। अभी वो और कुछ कहती, मुराद ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद थके थके कदमों से हवेली की तरफ चल पड़ा। अब अनाया अकेली खाली हाथ रह गई। वो चीख चीख कर रोने लगी अपनी किस्मत पर। मुराद अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था जब मुलाजमा ने अहमद साहब के आने की खबर दी। यकीनन अहमद चचा को मालूम हो गया था। ऐसा तो होना ही था, आखिर दुनिया वालों की जुबान को कौन रोक सकता है। उन्होंने तो जो देखा वही कहना था। मुराद को अब नए सिरे से उनकी फिक्र होने लगी। वो सिगरेट एस्ट्रे में मसलकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन चचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? चचा जान, मैंने उसे हमेशा अपनी दोस्त समझा और सबसे बढ़कर अपनी बहनों वाला बर्ताव किया। मैं कैसे उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूँ? मुराद बेबसी की आखिरी इंतहाओं पर था। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इससे शादी कर लो। इन हालात में कोई उसे नहीं अपनाएगा। वो जो हरकत कर चुकी है वो हमारे माशरे में इंतहाई मायूब समझी जाती है और ऐसी लड़की को कोई नहीं अपनाता। अहमद अब्बास रोते हुए बोले, जबकि मुराद का दिल छलनी हो गया। चचा जान प्लीज, आप इस तरह रोए ना, मुझे तकलीफ हो रही है। वो इंतहाई कर्ब की हालत में बोला। फिर इनाया को अपना लो बेटा। ठीक है चचा जान, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। वो गहरी सांस भरकर बोला, जबकि बेटा तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, बस जवाब हाँ में देना मेरे बच्चे।
वो आंसू पोंछते हुए बोले, जबकि मुराद को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। वो सिर्फ सर हिला सका और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो कमरे में आया तो इनाया मेकअप उतार रही थी। वो सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े उठाकर पैक करने लगा। इनाया ये सारी कार्रवाई खामोशी से देख रही थी। वो काम करके जा रहा था, जबकि सिर्फ अनाया ये जानती थी कि वो अनाया की वजह से जा रहा है। जबकि कपड़े पैक हो गए थे, वो वॉशरूम में चला गया और वापस आकर आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायजा लेने लगा और फिर एक भी नजर अनाया की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। अनाया उसके जाने के बाद बेबसी से रोती कि अब मुराद शाह उसकी वजह से अपने घर भी नहीं रह सकता, जबकि इनाया अपने घर भी नहीं जा सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से जाकर अहमद शाह को तकलीफ दे। वो पहले ही जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, जिसका खुमियाजा वो मुराद शाह की नफरत सहकर भुगत रही है। सब मामूल से हटकर उसकी आंख खुली। सुबह वो जल्दी से मुंह धोने चली गई कि दादी इंतजार कर रही होंगी। वो मुंह धोकर आई तो आसिया उसके इंतजार में बैठी थी। भाभी, वो दादी जी आपको बुला रही हैं कि नाश्ता कर लें। उसने सर अस्पात में हिला दिया और जाकर आईने के सामने अपना हुलिया ठीक किया और बाहर की तरफ बढ़ गई। वो इतनी देर से उठने पर शर्मिंदा सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वो मुस्कुराकर कुर्सी खींचकर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने मोहब्बत पाश निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा। ठीक हूँ दादी जान, बस वो जरा सी उठने में देर हो गई। वो शर्मिंदा सी बैठी थी। अरे कोई नहीं बेटा, रात वैसे भी लेट ही सोए थे, सब तो हो जाता है। उन्होंने उसकी शर्मिंदगी कम करने को कहा और हकीकतन उसकी हो भी गई। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर उसी ने बात शुरू की। दादी जान, आयला बाजी नजर नहीं आ रही? उसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा। अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गई, वो पलवशा के पेपर्स हैं तो अदनान ने बुलवाया, बस सुबह सुबह ही चली गई। तुमसे मिलने गई मगर तुम बहुत गहरी नींद में थी तो जगाना मुनासिब नहीं समझा। दादी जान, आप जगा देती, अब मुझे अफसोस होता रहेगा मिली नहीं उससे। उसे वाकई अफसोस हुआ आयला से मिले बगैर जाने का। अरे कोई बात नहीं गुड़िया, कह रही थी पलवशा के पेपर्स खत्म होने पे चक्कर लगाएगी, उन्होंने रसान से कहा और वह सर हिलाकर रह गई। आज मुराद को गए 1 हफ्ता हो गया था। उसने अब तक इनाया से बात नहीं की थी। जब फोन करता दादी से बात करके फोन बंद कर देता और दादी जब बात का कहती तो मसरूफियत का बहाना बनाकर फोन रख देता। अब इनाया ने इन बातों पर रोना छोड़ दिया था। उसको अब इस सब की आदत हो गई थी। अब भी वो नमाज पढ़ रही थी जब आसिया आई और दादी का पैगाम दिया कि वो बाहर बुला रही हैं। उसने आने का कहकर उसको भेज दिया और जाए नमाज लपेट कर रखी और इसी तरह बाहर आ गई। उसने पर्पल कलर का प्रिंटेड कमीज और वाइट ट्राउजर पहना था जो उसकी गोरी रंगत पर बहुत जच रहा था, और दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लिया हुआ था जिसमें वो बहुत पाकीज़ा लग रही थी। दादी ने उसको देखकर दिल ही दिल में उसकी बालाएं ले डाली। दादी जान, आपने बुलाया? वो लॉन में कुर्सी पर बैठे हुए बोली। आज मौसम काफी खुशगवार हो रहा था। हल्के हल्के बादल हो रहे थे। बारिश का अमकान था। उसे हमेशा से ही बारिश बहुत अट्रैक्ट करती थी, जबकि मुराद को इतनी बारिश से चिढ़ थी। हाँ बेटा, मौसम अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लूं, तुम भी कुछ एंजॉय कर लो, ऐसे बौखलाई फिरती हो सारा दिन। चले फिर मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, वो खुश होते हुए बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। उसको उदास देखकर दादी को बहुत अफसोस होता था। उन्होंने सोच लिया था कि मुराद से जरूर बात करेंगी कि अब बस करे, इतनी सजा काफी। इतना कसूर उसका नहीं था जितनी बड़ी सजा वो उसको दे रहा था। वो चाय के साथ पकोड़े भी बना रही थी जब एकदम से बारिश शुरू हो गई। वो खुश हो गई, उसका मूड भी काफी खुशगवार हो गया था। वो जल्दी जल्दी पकोड़े तलने लगी जब पीछे से मुराद की आवाज आई। वो हैरान सी पीछे जहां वो भीगा खड़ा था, एक हाथ में बैग और दूसरे में मोबाइल पकड़े, एक कप कॉफी कमरे में ले आओ, ये कहकर वो चला गया। वो मुस्कुरा दी और जल्दी से कॉफी बनाने लगी। वो कॉफी लेकर कमरे में गई जहां वो जोगर्स उतार रहा था। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और कपड़े निकालने लगी। कपड़े निकालकर वो पीछे तो वो उसी के पीछे खड़ा था। वो डर गई और जरा पीछे हो गई। मुराद उसकी तरफ देखने लगा। आज पहली बार वो उसकी इतना खुलकर देख रहा था। इनाया को महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। उसने आगे बढ़कर उसकी लट को हटाया जो उसके चेहरे पर आ गई थी और आगे बढ़कर उसके गालों पर अपने लब रख दिए। इनाया सिटपटा गई जबकि मुराद फौरन पीछे हटा और कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया। वो अपने दिल को संभालती बाहर चली गई और उससे अब मुराद का सामना नहीं होना था। वो चाय और पकोड़े लेकर बाहर आ गई जहां दादी बैठी अखबार पढ़ रही थी। उसे देख मुस्कुराई। चाय दे आई हो बेटा उसको? जी दादी जान। इस दुश्मन जहां के जिक्र पर वो सुर्ख हो गई थी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो इधर उधर की बातें करने लगी जब मुराद फ्रेश होकर बाहर आ गया और मुस्कुराते हुए दादी को सलाम किया, जबकि इनाया का
तो दिल धड़कने लगा। वो नीचे मुंह किए बैठी रही। मुराद बेटा, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम मेरी बहू को यहीं छोड़कर खुद मरी की सैर को चले गए और ये बेचारी यहाँ बोर होती रही है तुम्हारे बगैर। इतनी उदास रही, चेहरा देखो उसका जरा कितना सा निकल आया है, तुम्हारे आने पे ही खिल उठी है। वो झींक गई दादी की बातों पर, जबकि मुराद दिलचस्पी से उसे देखने लगा। वो बहुत प्यारी थी, मासूम सी। मुराद को आज पहली बार उस पर प्यार आया। पर दादी, आपकी बहू ने तो नहीं बताया कि मेरे बगैर उदास हो गई थी। मोहतरमा दूसरों को बताती हैं, बजाय मुझे बताने के। वो तंजिया बोला। वो बौखला गई। आप बात ही कहाँ करते हैं मुझसे? इतने दिन आपसे बात करने को तरस जाती हूँ। वो सिर्फ सोच सकी। उसके आंसू अब बाहर आने को बेताब थे। वो उठकर अंदर जाने लगी जब दादी ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो बेटे? दादी जान, वो चाय ठंडी हो गई है, वो गर्म करने जा रही हूँ। उसने रुख मोड़े बगैर जवाब दिया। मुराद ने उसके आंसू देख लिए थे। वो बेदिली से दादी की बातें सुनने लगा और फिर काम का कहकर कमरे में चला गया। वो कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था जब इनाया कॉफी का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। रात काफी हो गई थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफी ठंडा हो गया था बारिश की वजह से। वो कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था जब इनाया कॉफी का कप लिए कमरे में आई। मुराद ने उसे एक नजर देखा और दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। वो हिम्मत करके बोल ही पड़ी, ये कॉफी। उसने इशारे से साइड टेबल पर रखने को बोला और दोबारा काम में मसरूफ हो गया। इनाया ने कॉफी रखी और वॉशरूम में वजू की नियत से चली गई। वो वापस आई तो चाय वैसे की वैसे ही पड़ी थी और ठंडी हो गई थी। उसने कॉफी उठाई और दूसरी बनाने चली गई। मुराद का सेल फोन बजने लगा। उसने देखा तो जर्निश कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए और कॉल काट दी। वो नहीं चाहता था कि जर्निश को बताए। वो कैसे उसको बताता? वो तो बिल्कुल टूट जाती। वो भी मुराद से बहुत मोहब्बत करती थी और जब उसे ये पता चलता वो कैसे बर्दाश्त करती। उसने कभी मोहब्बत नहीं की। जर्निश पहली लड़की थी जिससे उसने मोहब्बत की, मगर वो भी उसे मिल ना सकी। वो हमेशा मोहब्बत के मामले में बहुत हसास रहा था। बचपन में ही माँ बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। दादी ने ही उसे पाला। बेशक बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वो माँ बाप की मोहब्बत की कमी तो पूरी ना कर सकती थी। फिर अहमद साहब जो कि उनके घर माली का काम अंजाम देते थे, उनको वो चाचा बुलाता था। उसके लिए वो चचा से बढ़कर बाप जैसे थे। वो अक्सर उनके घर जाया करता था जहाँ सफिया उसकी खूब आवभगत करती थी। वहां जाकर वो बहुत खुश होता था। इनाया भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मगर आज तक उसने उसके बारे में गलत ना सोचा। वक्त के साथ साथ वो भी संजीदा होता गया। उसने छोटी उम्र में ही बाप के बिजनेस को संभाला। आयदा की भी जल्दी ही शादी हो गई। वो भी हफ्ते में एक आध बार ही चक्कर लगाती। वो भी कम ही घर रहता। वो बहुत मसरूफ हो गया था। उसने अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू की जहां से उसने छोड़ी थी। दादी भी हफ्तों उसकी शक्ल देखने को तरस जाती। इनाया ने भी हवेली जाना छोड़ दिया। जब मुराद होता वो तभी जाती, मगर अब मुराद ने उससे भी बात करना छोड़ दी थी। वो इन्हीं सोचों में था जब इनाया की आवाज ने उसके तसलसल से आती सोचों को महवियत को तोड़ा। पी लीजिएगा, अब यही ना हो दोबारा ठंडी हो जाए, उसने अपनी नरम आवाज में कहा और जाए नमाज उठाकर बिछा दी। वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक नूर सा था जो मुकाबिल को अपनी तरफ खींचती। वो इसको तरफ देखता रहा और फिर सर झटक कर कॉफी के सिप लेने लगा। खाली कप उसने साइड टेबल पर रखा और करवट लेकर सो गया। इनाया ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेअख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा अल्लाह के सामने टूट जाती थी और इसी से अपने दिल की बात करती। अब उसका दिल कदरे सुकून में था। वो मुतमईन होकर जाए नमाज लपेटने लगी। एकदम मुराद का फोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठाया और देखा तो जर्निश कॉलिंग लिखा हुआ था। वो समझ गई कि जर्निश कौन है। उसने इग्नोर किया और जाए नमाज अपनी जगह पर रखी। मुसलसल वो कॉल कर रही थी। वो झिझक रही थी फोन उठाते हुए। अगर ना उठाती तो मुराद की नींद खराब हो जाती और उठा लेती तो पता नहीं मुराद का क्या रिएक्शन होता। बिला आखिर उसने फोन उठाने का सोच लिया। उसने यस का बटन दबाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो हेलो मुराद, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें पता भी है कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ और तुम उठा के नहीं दे रहे हो। अगर मसरूफ हो तो बंदा बता ही देता है। दूसरी तरफ एक लड़की की खूबसूरत आवाज स्पीकर से उभरी जो बहुत मतफिकर लग रही थी। इनाया को समझ नहीं आई वो क्या कहे। हेलो, तुम मुझे सुन रहे हो मुराद? मुराद सो रहे हैं। इनाया ने आखिर हिम्मत करके बोल ही दिया। तुम कौन और मुराद का फोन तुम्हारे पास कैसे? किस हैसियत से तुमने उसका फोन उठाया है और तुम्हें कैसे मालूम मुराद सो रहा है? दूसरी तरफ उस लड़की की गुस्से भरी आवाज उभरी। इनाया को उसका ये अंदाज नागवार गुजरा। मैं इनाया बात कर रही हूँ, मुराद की बीवी। इनाया ने उसे जवाब दिया। व्हाट आर यू लॉस योर माइंड? क्या बकवास है ये? दूसरी तरफ वो चीख कर बोली। इनाया को उससे इतना शदीद रिएक्शन की तवक्को ना थी। वो डर गई और उसने कॉल काट दी। दूसरी तरफ जर्निश की यह हालत थी कि काटो तो लहो नहीं। वो मुराद की बेवफाई पर फूट फूट कर रो दी। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ मुराद, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। आखिर मेरा क्या कसूर था जिसकी सजा मुझे इस तरह से दी तुमने? वो चीख चीख कर रो रही थी।
दूसरी सुबह मुराद की आंख खुली तो इनाया कमरे में नहीं थी। वो उठकर वॉशरूम में गया। वापस आया तो इनाया उसके लिए कपड़े निकाल रही थी और उसका ब्रेकफास्ट सामने टेबल पर पड़ा था। उसने यूं ही मोबाइल देखा तो जर्निश के काफी मैसेज आए हुए थे। उसने मैसेज खोले, मुराद मुझे आज मिलो, अगर आज तुम ना आए तो ये मेरा आखिरी मैसेज होगा और मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरी बात को हल्का मत लेना, तुम जानते हो मैं तुम्हारे मामले में कितनी हसास हूँ। नीचे मिलने की लोकेशन दी गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। उसने रिसीव कॉल देखी तो जर्निश की कॉल थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो जान गया ये सब किसने किया। दूसरी तरफ इनाया उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर डर गई। वो समझ गई अब उसकी खैर नहीं। मुराद ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी। इनाया की तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्यों उठाया तुमने इसका फोन? अब की बार मुराद की गरजदार आवाज कमरे में गूंजी। वो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। क्या वो जवाब दो, क्यों उठाया तुमने? किसकी इजाजत से तुम्हारी इतनी हैसियत कब से हो गई कि तुम मेरे फोन उठाने लगो? वो धाड़ा। वो एक ही मिनट में उसको उसकी औकात बता गया था। गरम गरम सियाल मादा उसकी आंखों से बह निकला। वो रोने लगी। शिट, उसने हाथ मारकर मेज नीचे गिरा दिया और नाश्ता गिर गया। वो डर गई। शोर की आवाज सुनकर दादी भी कमरे में आ गई। अरे क्या हुआ, मेरे बच्चे, रो क्यों रही हो? दादी ने उसको रोता देखा तो उसकी तरफ भागी। मुराद लब भींच कर खड़ा था। मुराद, हद करते हो तुम, क्यों रुलाया है बच्ची को? दादी ने गुस्से से बोला। अपनी इस बच्ची को कह दे मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो दांत पीसते हुए बोला और कमरे से निकल गया। इनाया उसके जाने के बाद फूट फूट कर रो दी। वो जिस वक्त होटल पहुंचा 2 बज रहे थे। वो अंदर गया तो उसे सामने ही जर्निश बैठी हुई नजर आ गई। वो थके कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। जर्निश सामने बैठी थी। आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख और उसकी रात ना हो सोने का सबूत थी। बाल बिखरे हुए वो पहले वाली जर्निश नहीं लग रही थी। मुराद के सीने में छन से कुछ टूटा और उसे इस हालत में देखकर वो शिकवा किनार निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। मुराद कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। मुराद, तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुम तो कहते थे ना मेरी जगह किसी को नहीं दे सकते। फिर कैसे तुमने उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया? उसका टूटा लहजा मुराद से बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है जर्निश, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता था, बस कुछ मसाइल पैदा हो गए जिनकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। इसने खुद को संभाल कर कहा। कैसी मोहब्बत? अगर तुम करते होते तो कभी मुझे यूं जिंदगी की राह में अकेला ना छोड़ते। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। अपनी माँ को मुसलसल रिश्ते से इनकार करती रही कि नहीं, मैं सिर्फ मुराद की बनूंगी। और तुमने ऐसे ये कहकर वो शिद्दत से रो दी, जबकि मुराद उसे यूं रोते देख बेचैन हो गया। प्लीज जर्निश, खुद को संभालो, ऐसे मत रो, मुझे अजियत हो रही है तुम्हें ऐसे रोते देखकर। तुम शादी कर लो। वो नजरें चुराकर बोला। वाह मुराद साहब, मुझे अपने साथ के ख्वाब दिखाकर, मुझे पूर अपनी मोहब्बत में डुबाकर आप कहते हैं मैं शादी कर लूं। वो तकरीबन चीखते हुए बोली, जिससे सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। वो खड़ी हो गई थी। मुराद ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया। उसने मुराद का हाथ झटक दिया और अपने आंसू बेदर्दी से साफ कर दिए। क्यों खुद को अजियत दे रही हो जर्निश? तुम जानती हो कि तुम्हारे इस तरह करने से अंकल आंटी को कितनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुराद ने उसे समझाने की कोशिश की। ये अजियत तो उन्हें अब सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो रो दी। प्लीज मुराद, मुझे यूं मत छोड़ो, मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। जर्निश शिद्दत से रो दी। वो लड़की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज जिंदगी ने उसे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुराद को बहुत तकलीफ हुई। अब ये मुमकिन नहीं है जर्निश, मुराद ने नजरें चुराकर कहा। क्यों मुमकिन नहीं मुराद? तुम चाहो तो सब मुमकिन हो सकता है। प्लीज मुराद, मुझे अकेला मत छोड़ो। प्लीज जर्निश, अब ये मुमकिन नहीं, समझने की कोशिश करो। मुराद ने आंसू छुपाते हुए कहा। वो इतना मजबूत शख्स आज जर्निश जैदी के लिए रो रहा था। ठीक है फिर मुराद, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगी और इसी तरह खुद को अजियत देकर मारूंगी। उसका लहजा देखकर मुराद के दिल को कुछ हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जर्निश गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई, जबकि मुराद वहीं साफ बैठा रह गया। वो थके थके कदमों से हवेली में दाखिल हुआ। वो कमरे में जाने के बजाय स्टडी रूम में चला गया और कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। वो सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। दर्द से उसका सर फट रहा था। जर्निश का सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। ऊपर से वो जर्निश को अपना भी नहीं सकता था। वो अहमद को भी धोखा नहीं देना चाहता था। रात के 12 बज गए। इस वक्त हवेली में सन्नाटा हुआ करता था। सब सो रहे थे। वो सारा दिन सड़क पर बिला मकसद गाड़ी दौड़ाता रहा था और अब थक हार कर हवेली आया था। असल में वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। वो 2 लड़कियों के बीच फंस गया था। एक उसकी मोहब्बत थी तो दूसरी उसकी मजबूरी।
सुबह अजानों के वक्त उसकी आंख खुली तो इनाया कॉफी का कप रखकर जा चुकी थी। मुराद हैरान था कि कल इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुराद का ख्याल रख रही है। वो यही सोच रहा था जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने देखा तो उसकी सेक्रेटरी की कॉल थी। वो परेशान हो गया कि इतनी सुबह हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। उसने मुराद को सलाम किया। मुराद ने जवाब देकर इतनी सुबह फ़ोन करने की वजह पूछी। एक्चुअली सर हमारी मीटिंग थी, नज़ीर एंड सन्स उन्होंने आज मीटिंग करने को कहा है, अर्जेंट, सो हमें आज ही इस्लामाबाद पहुंचना होगा। ठीक है, तुम तैयार रहो, मैं कुछ ही देर में तुम्हें पिक कर लूँगा। और 2-3 हदायत देकर वो फ़ोन काट दिया। वो दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और फिर मुलाजमा से कपड़े लाने को कहा। वो बैग लेकर आई तो वो दादी के रूम में इन्हें बताने के लिए गया, मगर वो सो रही थी। उसने इन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और बाहर चला गया और गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। ऊपर 2 आंसू भरी आंखें उसको देख रही थीं। वो इस्लामाबाद करीबन 12 बजे पहुंचे। वो जल्दी से मीटिंग रूम में चला गया। उसके जाते सब उसकी ताज़ीम में एहतरामन खड़े हो गए। उसने हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया और मीटिंग स्टार्ट की। हरगिज़ नहीं जर्निश, मुराद कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं श्योर हूँ, आखिर वो शख्स जो तुम पर जान छिड़कता था वो भला कैसे तुम्हें चीट कर सकता है। शाइना को हकीकतन जर्निश के इसके बारे में ख्यालात सुनकर अफसोस हुआ। वो उसके सामने बैठी ज़ारों के तार रो रही थी। ऐसा हो चुका है शाइना, वो मुझे जिंदगी के सफ़र में अकेला छोड़ गया है, कुछ भी सोचे बगैर। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर कोई वजह होगी। जर्निश, शाइना बेयकीनी से बोली। खैर, अब जो भी है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से मेरी ज़िंदगी से मुराद का चैप्टर क्लोज हो गया है। मामा पापा से बात कर ली है मैंने, परसों की फ़्लाइट है मेरी अमेरिका की। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। शाइना की आंखों में आंसू आ गए। पहले मुराद और अब जर्निश जा रही थी। पता नहीं उनकी दोस्ती को किसकी नज़र लग गई जो उसे इस तरह आज उसके साथ हो रहा था। जर्निश, तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो, मेरा दिल तुम्हारे बगैर कैसे लगेगा? हाँ बोलो ज़रा। अरे मेरी जान, मुराद को भुलाने का सिर्फ एक यही तरीका है, यहाँ रही तो यकीनन मैं पागल हो जाऊंगी। शाइना, सो प्लीज़ मुझे मत रोको। मुसाफिर रुकते नहीं, चलते रहते हैं जब तक कि उनको उनकी मंजिल न मिल जाए। और मेरी मंजिल यहाँ नहीं, ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और चली गई, जबकि शाइना उसके अल्फाज पर गौर करने लगी। वो मीटिंग से बाहर निकला तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो जर्निश की कॉल थी। उसने उठा ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उसकी तरफ से सलामती भेजी गई। मुराद ने जवाब दिया। कैसे हो? उसने अपनी आवाज़ को हशाश बशाश बनाते हुए कहा, मगर मुराद जानता था इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ठीक हूँ, और तुम? जिंदा हूँ। खैर, क्या आज मिल सकते हो? आखिरी बार, कल अमेरिका जा रही हूँ और जाने से पहले तुमसे आखिरी मुलाकात करना चाहती हूँ। वो भराए लहजे में बोली। मुराद के दिल को कुछ हुआ। वो क्यों कर रही थी ऐसे, और ये पूछने का हक तो उसके पास अब रहा नहीं था। ठीक है, शाम में मिलते हैं, ये कहकर मुराद ने फ़ोन काट दिया और वापस पहुंचे के लिए फौरन घर के लिए निकला। वो काफ़ी जल्दी पहुंच गया था और वहीं से डायरेक्ट उस पार्क में चला गया जहां उसने जर्निश से मिलना था। वो काफ़ी देर से बैठा जर्निश का इंतज़ार कर रहा था और वो कब से आ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद वो सामने से आती दिखाई दी। वो बहुत बदल गई। आंखों के नीचे गहरे हल्के सुर्खी माइल रंग की जगह पिलाहट ने ले ली थी। मुराद को बहुत अफसोस हुआ। काफी लेट कर दिया तुमने, मुराद सामने देखते बोला। बस वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, इसलिए। ओह अच्छा, तो कल जा रही हो? उसने कहने पर इत्तेफाक किया। क्यों? ये क्यों पूछ रही हो? शुक्र करो, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जिंदगी से जा रही हूँ। सिर्फ बोला गया। जानते हो मुराद, मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा, मगर शायद किस्मत में ये लिखा नहीं था। अब किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? शायद इस लड़की ने कोई नेकी की होगी जो उसे तुम मिल गए। मेरे लिए वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की, और मैं बदकिस्मत तरीन जो तुम्हें पाकर भी पा ना सकी। वो रो दी। प्लीज ऐसे मत बोलो जर्निश, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। देखना, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। अल्लाह पर यकीन रखो, उसने उसे समझाते हुए कहा। सही कह रहे हो तुम, पर अब मुझे किस्मत पर यकीन नहीं रहा। खैर छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। कुछ और सुनाओ, कैसी जिंदगी जा रही है? अच्छी जा रही है। वो यूं ही पिछली बातें करके बैठ गए। दोनों को टाइम का पता न चला और अजानों की आवाज़ पर दोनों होश में आए। अच्छा चलो जर्निश, अब चलते हैं, मालूम नहीं फिर कब मुलाकात हो। वो इजाज़त लेते बोला। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। उसने इस बात में सर हिलाया। आज इनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कल से मुराद घर नहीं आया था। वो परेशान सी थी, टेंशन से उसका दिमाग फट रहा था। वो यूं ही बैठी थी जब खटके की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा। मुराद थक कर सोफे पर बैठ गया। मुराद, आप कहाँ थे इतने दिन? कोई फ़ोन नहीं?
दादी इतना परेशान हो गई थी, एटलीस्ट आप बता तो देते, वो परेशानी से बोली। तो तुमसे पूछकर मैंने जाना होता, उसने बंद आंखों से जवाब दिया तो वो शर्मिंदा हो गई। मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे, जो भी तुम्हारा मतलब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज अभी जाओ। इनाया उसकी बात पर आंसू पीकर रह गई। जाओ, वो भी और झुंझलाया। आंसू खामोशी से पलकों की बात तोड़कर निकल आए। वो खामोशी से बेड की तरफ आ गई और लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने थोड़ी देर बाद उठकर मुराद को देखा तो वो गहरी नींद सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था, जूतों समेत सोया हुआ था। वो आराम से उठी, मुबादा कहीं मुराद ना उठ जाए, और वो जाकर आराम से उसके जूते उतारने लगी। वो गहरी नींद में था। उसने जूते उतारकर जमीन पर रखे और खुद जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। वो दोबारा मुराद की नजरों के सामने बुरी बन गई। कोई कसूर ना होते हुए आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। आखिर तंग आकर वो रोने लग गई। मुराद ने थोड़ा कसमसाया तो इनाया ने फौरन आंसू साफ किए और बेड पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अच्छा शाइना, फिर जब कभी पाकिस्तान आई तो जरूर मिलूंगी, अब इजाजत दो। जब दोनों खूब रो चुकी तो जरनिश ने उससे इजाजत मांगी और शाइना ने मोहब्बत भरी आंखों से इस्पात में सर हिलाया। नहीं, पहले तुम मुस्कुराओ। शाइना ने रोते रोते हंस दी और वो सब लोग जरनिश को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। वो भी भरी आंखों से प्लेन की तरफ बढ़ गई जो टेक ऑफ करने लगा था। वो अपने पीछे मुराद और उसकी तमाम यादें छोड़कर जा रही थी। वो सुबह उठी तो मुराद आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। उसने मुड़कर इनाया की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। ओह, आप तो जाग गई हैं। मैं समझा आज ही सारे गधे घोड़े बेचकर सो रही हैं। उसने उस पर तंज किया। नहीं, रात देर से सोई थी इसलिए देर से उठी हूँ। सॉरी, मैंने तो कहा था कि आप देर से सोएं, आइंदा मैं इतना लेट आपको सोता हुआ ना देखूं। वो कहकर चला गया। नौकर हूं ना, जब चाहा बेइज्जती कर दी। हद हो गई, कब से ऐसा रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। बस अब नहीं, अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। और मुंह धोने चली गई। वो किचन में खड़ी रात के खाने का मेन्यू तैयार कर रही थी क्योंकि आज आयला आने वाली थी। वो बहुत खुश थी। सुबह उसका प्लान घर जाने का था, मगर फिर आयला के घर आने की इत्तला पर उसने अपना इरादा बदल दिया और अब जी जान से खाने की तैयारी में लगी थी। उसने फिरनी पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दी थी। चावल दम पर रखकर वो मुलाजमा को हदायत देकर फ्रेश होने चली गई। वो बाहर आई तो ड्राइंग रूम से बातों की आवाजें आ रही थी। यकीनन आयला आ गई थी। वो मुस्कुराती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी जहां सब बैठे बातें कर रहे थे। अदीना और अशर भी आए हुए थे। हमेशा की तरह अब भी उनकी नोकझोंक जारी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने बावाज बुलंद सबको सलाम किया और सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। अरे मेरी भाभी जान आ गई। भाभी, अब देखे ना, आपा को समझाएं कि अब मेरी और अदीना की शादी भी करा दें। मुराद भाई का पत्थर तो बीच से हट गया। ना पहले इसकी वजह से नहीं कर रही थी, पर अब तो कर दे। वो मस्किनियत तारी करते हुए बोला। अशर, तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकने की। अदीना दिल मिलाकर बोली। लो, भला आपा ही कब से मुझसे मेरी पसंद पूछ रही थी। तुम्हारा नाम ले लिया तो इसमें कसूर क्या मेरा। जब बंदरिया पर दिल आ गया तो दिल का क्या है साहिब, ये तो किसी पर भी आ जाता है। लो, हमने मान लिया, हमें बंदरिया से प्यार है और बंदरिया हमें 3 बार कबूल है। वो बोलकर फौरन बाहर की तरफ भागा क्योंकि अदीना से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो भी सर फाड़ दे उसे। अपने पीछे सबका कहका सुनाई दिया। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आयला बाजी, मुराद खुश होते हुए बोला। तुमने और इनाया ने तो चक्कर नहीं लगाया, मैंने सोचा मैं ही चली जाऊं। अरे नहीं यार, बिजी था, वरना जरूर आता। वो शर्मिंदा हो गया। चलो कोई नहीं, ये बताओ खुशखबरी दे रहे हो कब। अनाया और अदीना आपस में बातों में लगे थे जब आयला की बात पर उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। अरे भाई, हमारे नन्हे मुन्ने भतीजों का। इनाया तो आयला की बात पर सुर्ख हो गई जबकि दरवाजे से आते अशर ने उनकी बात सुन ली थी। आपा भूल जाए, मेरे और अदीना के बच्चों के बाद ही शायद वो मासूम इस दुनिया में आए। अदीना ने वहीं से निशाना लेकर तकिया उसके मुंह पर मारा। वो तो बौखला ही गया। क्या है पागल, मारती रहो। देखो, अभी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, बाद में नहीं करूंगा। भला मेरी भी कोई इज्जत है। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला जबकि बाकी सब खिलखिलाकर हंस दिए। हाँ इलिया, आऊंगी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। आज आयला बाजी आ गई थी तो वहाँ बिजी थी मैं। और तुम सुनाओ, अम्मी बाबा कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। अम्मी तुम्हें याद कर रही थी। और बाबा। इलिया, क्या उन्होंने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। इनाया भराई हुई आवाज में बोली। इलिया कुछ देर खामोश रही। बताओ ना इलिया, कब तक बाबा की नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी मुझे। मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, पर एलिया तुम ये भी तो देखो कि मैंने ये सब जानकर नहीं किया, मुराद की मोहब्बत में किया। मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ ये हो जाएगा। वो रोने लग गई। प्लीज इनाया, ऐसे रोना। मैं समझ सकती हूँ, पर मेरी बहन, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया, पर अब्बा इस बात को दिल से नहीं निकाल पा रहे। वो भराई हुई आवाज में गोया हुई।
कमरे में आते मुराद ने जब ये सारी बात सुनी तो वो तेजी से अपनी लाइब्रेरी में चला गया। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि मुराद आए तो उसे अब्बा की तरफ जाने की इजाजत मांगे। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। तो क्या वो बगैर किसी वजह के उसको इतनी सजा दे रहा था? उसे मुराद से मोहब्बत करने की सजा मिल रही थी और वो बेवकूफ चुपचाप ये सब सह रही थी। उसका दिल किया कि जाकर इनाया का मुंह तोड़ दे, जो इतने आराम से उसकी सब नफरत और सितम सह रही थी। उसने सोच लिया था अब उसने क्या करना है। अब उसके दिल से इनाया के लिए तमाम बदगुमानी के बादल छट चुके थे। वो कमरे में आया तो इनाया को कमरे में टहलते हुए पाया। वो हमेशा इस तरह इस वक्त करती जब उसे कोई टेंशन होती। वो कुछ बोला बस चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया और मोबाइल पर गेम खेलने लगा। इनाया उसकी इस तरह इत्मीनान पर दिल मिला गई। उसने बात करने का सोच लिया। मुराद बोलो। उसने नजर उठाकर देखा। उसके इस तरह देखने पर इनाया का तमाम कॉन्फिडेंस हवा की तरह निकल गया। मेरा मतलब मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुराद बोल पड़ा। पहली बात मिस इनाया, मेरे सामने अटका मत करें, और सेकेंड, बकरियों की तरह मैं क्या कर रही है खुलकर कहें। वो एक्चुअली मुझे पापा की तरफ जाना है कल, कब से नहीं गई। वो उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली। जी तो मैं क्या करूं, शौक से जाएं, आपका घर है। वो बेनियाजी से बोला, मेरा मतलब मैं ये कह रही हूँ वहां जाकर मैं नहीं चाहती कि बाबा को हमारे दरमियान सर्दमहरी की दीवार का पता चले। मैं बाबा को मजीद अपनी तरफ से टेंशन नहीं देना चाहती। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाहर निकल गई और मुराद उसकी पुश्त देखता रह गया। वो बाहर लॉन्च में आकर अपना ज़ब्त तोड़ चुकी थी और अब रो रही थी। वो कितनी बदकिस्मत थी, ना शौहर का प्यार मिला और ना अब बाप का, और बाप भी वो जो दिलो जान से उसे चाहता था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी तक कमरे में नहीं आई, पता नहीं कहाँ है। वो सोचते हुए बाहर आया तो लाउंज में उसे सर्दी में ठठरते हुए पाया। जो गहरी नींद में थी उसने जाकर उसको हिलाया। इनाया आंखें मलते हुए उठी। वो यकटक उसे देख रहा था। उसकी खुमार आलूद निगाहें अपने पर मरकूज पाकर वो बोला, उठो यहाँ से, ये सारी रात सर्दी में ही मरने का इरादा है। वो मसनूई गुस्से में बोला। वो बगैर कोई जवाब दिए उठकर अंदर चली आई और सोफे पर लेट गई। वो कमरे में दाखिल हुआ और उसको सोफे पर पड़ा देख अपने सर पर जोर से हाथ मारा। ये लड़की किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाएगी। ज्यादा शौक है सर्दी में मरने का, बल्कि कोई नहीं, मेरे हाथों ही मर जाओ। वो गुस्सा हुआ और वहां से उठो और बेड पर लेट जाओ, सर्दी लग जाएगी। वो अपने गुस्से पर काबू पाकर नरमी से उसे कह रहा था। वो सर हिलाकर बेड पर लेट गई। वो एक नजर उस पर डालकर बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गया। सुबह वो उठी तो अशर को ड्राइंग रूम में बैठे देखा। अरे अशर, तुम इतनी सुबह, खैरियत? वो हैरानगी से बोली। हाँ भाभी, बस वैसे ही दादी से मिलने आ गया। वैसे भी घर होता कौन है, अकेला घर काट खाने को दौड़ता है। आखिर में वो रंजीदा हो गया। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और माँ बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। तब से वो अकेले रह रहा था। दादी ने उसे बहुत मनाया पर वो ना माना। अरे पागल, तो तुम्हें कहा किसने वहां जाया करो? पगले, ये भी तुम्हारा घर है भाभी, ये तो आप सबका प्यार है। वो मुस्कुराया। वो भी मुस्कुरा दी और उसे टेबल पर आने का कहकर नाश्ता बनाने चली गई। वो किचन में चाय बना रही थी जब दादी ने उसे आवाज दी और वो फौरन बाहर भागी। जी दादी जान, आपने बुलाया? हाँ चलो आओ, नाश्ता करो। शाह के साथ बैठकर उसकी तो मानो जान सुली पर अटक गई। नहीं दादू, मैं चाय बना रही हूँ। आसिया से कहो, वो बनाती है। वो सर हिलाकर बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। मुराद कुर्सी खिसकाकर उठ गया। अच्छा दादू, ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वो जाने लगा तो इनाया ने आवाज देते देते रुक गई। वो गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। अशर ने उसको बुलाया। जी भाभी, उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे आज बाबा की तरफ जाना है, क्या मुझे ड्रॉप कर दोगे आप? जी जी भाभी जरूर, वो मुस्कुराकर बोला और वो भी थैंक यू कहकर तैयार होने चली गई। उफ भाभी, और कितनी देर लगाएंगी, कब से वेट कर रहा हूँ। आई बाबा, तुम तो आसमान सर पर उठा लेते हो। अरे भाभी, इतना बड़ा मेरा सर है जो आसमान सर पर उठा लूंगा। वो उस पर हंस दी और बाहर आ गई। चलो पागल। अब वो उसके सर पर चिप्त मारकर बोली, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वो सलाम करके उनके पास जाने लगी मगर वो चारपाई से उठ गए और बाहर जाने लगे। अशर भी गाड़ी को लॉक लगाकर वहीं आ गया। बाबा, उसने दुख से इन्हें आवाज दी। अहमद साहब का दिल छलनी हो गया। वो जाकर उनके पैरों में गिर गई तो वो बौखला गए। वो ज़ारो कितार रोने लगी। बाबा, क्या आपको अपनी ईना पर यकीन नहीं भला? वो कैसे आपकी इज्जत को कीचड़ में उछाल सकती है? मेरा यकीन करें बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं था। तब अहमद साहब ने उसे अपने पैरों से उठाया और बढ़कर उसको गले लगा लिया। एलिया और सफिया की आंखें नम हो गई थीं। अशर भी गहरे दुख से इन्हें देख रहा था। फिर एकदम आगे बढ़ा। ये क्या, आप लोगों ने इमोशनल सीन क्रिएट किया हुआ है यार। चलें, मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ खिला दें, आखिर मेहमान हूँ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। हाँ मेहमान, वो भी बिन बुलाए। एलिया ने उसे चिढ़ाया। वो चिढ़ गया।
आपकी इजाजत मुझे बिल्कुल दरकार नहीं। वो हंस दी। इनाया और बाकी सब उनकी नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। चलो बस एलिया, जाओ चाय लाओ, इतने दिनों बाद शहजादी आई है हमारी, वो उसको प्यार करते हुए बोली। और आंटी, मैं वो दुख से बोला। हाँ भाई मेरा बेटा भी, वो मुस्कुराया। वाह क्या बाप है, क्या कबाब बनाए हैं, बहुत मजे के लग रहे हैं, पता नहीं खाने में कैसे होंगे, ऊपर से तो लग रहे हैं। कबाब देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सब हंस पड़े। नदीदे, बस खाते रहा करो, और तो कोई काम नहीं। एलिया ने आंखों में शरारत लिए कहा, अरे भाई ये जो खाता हूँ ये भी बड़ा काम है। वो मस्किनियत तारी करके बोला। वो सब एक साथ हंसे। वो आई तो दादी सामने ही काउच पर तस्वीर पढ़ रही थी। वो मुस्कुराकर उनके पास गई और उनके गले लग गई। आ गई मेरी बेटी, मैं तो अपनी बेटी के बगैर उदास हो गई थी, घर इतना खाली खाली हो गया था। वो उसे प्यार से करते हुए बोली, अरे दादी, आपको अम्मी और बाबा भी बहुत याद कर रहे थे, आप हमारे साथ ही चलती ना फिर। कहाँ बेटा, अब इतनी जान इन बूढ़ी टांगों में, अब तो कुछ मालूम नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। वो ठंडी सांस भरकर बोली, अल्लाह ना करे दादी जान, आपका साया अल्लाह हम पर हमेशा कायम रखे। वो उनके अल्फाज मुंह से सुनते तड़प ही गई थी। इतने में फोन की घंटी बजी। वो जल्दी से फोन उठाने गई तो जो खबर उसने सुनी उससे तो इनाया के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो नीचे बैठती गई और फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। दादी दहल कर उठी और उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ इनाया बेटी, सब खैरियत है ना मेरी जान? वो परेशानी से गोया हुआ। वो दादी जान, मुराद पर किसी ने अटैक किया है और वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल मुंतकिल है। ये कहकर वो फुट फुट कर रो दी। या अल्लाह, खैर कौन से हॉस्पिटल में है बेटा, कुछ पता चला? वो दिल को पकड़कर बोली। दादी प्लीज आप खुद को संभाले, कुछ नहीं होगा मुराद को। वो उनको काउच पर बिठाते हुए बोली और फौरन पानी का गिलास उनको दिया और बढ़कर अशर को फोन करने लगी। अशर के आने तक उस पर वक्त बहुत भारी था। ये सारा वक्त उसने दुआएं मांगते हुए गुजारा। क्या हुआ है मुराद को? भाभी कहाँ है वो? अशर खुली सांसों से बोला था। वो हॉस्पिटल में है अशर, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। इनाया ये कहकर फूट फूट कर रो दी। प्लीज भाभी खुद को संभाले, अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगी तो फिर दादी को कौन संभालेगा? अशर उसको तसल्ली देते हुए बोला। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ अशर प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो रोते हुए बोली। चले। वो दादी को पकड़कर उसको बाहर आने का इशारा करके गाड़ी स्टार्ट करने चला गया। उसने चादर से अपने आप को अच्छी तरह ढांपा और बाहर आ गई। यहाँ मुराद शाह के नाम से कोई पेशेंट एडमिट हुआ है? अशर ने पास खड़ी नर्स से पूछा। उसने चेक करके इस बात में सर हिलाया और रूम नंबर बताया। वो तकरीबन भागते हुए कमरे में गए जहाँ मुराद ऑपरेशन थिएटर में था। वो उसको देखकर रोने लगी। इतने में दो डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मुराद कैसा है? अशर भागा हुआ उनके पास गया। फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, ब्लड बहुत बह गया है, बाकी अल्लाह की मर्जी। गोली हमने निकाल दी है, 12 घंटे के अंदर अंदर होश आ जाए तो ठीक, वरना आई एम सॉरी। वो अपनी बात मुकम्मल करके चला गया जबकि इनाया वहीं ढहसी गई। अशर बेटे ये क्या कहकर गया है? मेरा मुराद ठीक तो हो जाएगा ना? दादी ने रोते हुए कहा। जी जी दादी जान, वो ठीक है, डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी है, बस कुछ देर में होश आ जाएगा। वो अपने आप पर जब्त करते हुए बोला। इनाया उठी और रोते हुए बाहर की तरफ भागी। अशर उसके पीछे भागा। भाभी रुकिए, उसने जाकर उसका बाजू पकड़ा। जो ज़ारा की तार रो रही थी। क्या हो गया भाभी? बजाय दादी को संभालने के आप खुद बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं। तो क्या करूं मैं? अशर बोलो, मैं बहुत मनहूस हूँ, मेरी वजह से मुराद के साथ ऐसा हुआ है। वो रोते हुए बोली। दिमाग ठीक है आपका? क्या सोच रही हैं? ये लिखा था किस्मत में हो गया, अब बस करें और मुराद की जिंदगी की दुआएं मांगे, ना कि ये रोना धोना स्टार्ट करें। उसने उसे समझाया। अशर की आंखों में खुद मुराद की कंडीशन देखकर आंसू आ गए। उसका भाइयों जैसा दोस्त इस वक्त इस कंडीशन में था। वो कॉरिडोर की तरफ चला गया। वो इस वक्त एक कोने में बैठी मुराद की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी और बेतहाशा रो रही थी। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके मुराद को जिंदगी दे दे, उसे मुझसे ना छीन, मैं तो उसके बगैर मर ही जाऊंगी। वो दुनिया जहां से माफिया दुआओं में मसरूफ थी जब किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने अपनी सुर्ख आंखों से ऊपर देखा तो अशर मुस्कुरा रहा था। चले भाभी, मुराद को होश आ गया है। वो मुस्कुराकर बोला। इनाया की जान में जान आई। नहीं, पहले मुझे शुक्राने के नफल पढ़ने दो, अच्छा फिर आ जाइएगा, वो बोला और उसने इस बात में सर हिलाया और सज्जे में गिर गई। वो बहुत खुश थी। मुराद शीशे के पार नजरें किए बैठा था। मुराद, तूने हम सबको डरा ही दिया यार, मालूम है तुझे कितना परेशान था मैं। वो खुद ही बोले जा रहा था जबकि मुराद और ही देख रहा था। अशर ने उसकी आंखों की तरफ देखा जो कहीं और ही देख रहा था। वो तो तिल मिला ही गया, मुंह से मारने ही लगा था। जब उसने उसकी नजरों की सिमत देखा तो सब समझ गया और मुस्कुरा दिया। तो जिसको ढूंढ रहा है भाई वो यहाँ नहीं, वो मुस्कुराकर बोला। मुराद हड़बड़ा गया। क्या मतलब? वो सर खुजाकर बोला। ड्रामे न कर, सब समझ गया हूं मैं। अगर समझ ही गया तो बता दे कहाँ है वो।
शुक्राने के नफल पढ़ रही है। वो हंसकर बोला और वो भी हंस पड़ा। अच्छा बस कर, ज्यादा ना हंस और सो जा। अभी दादी को छोड़कर आया हूँ, सारी रात जागती रही हैं वो भी। अबे कमीने क्यों लाया इन्हें यहाँ? तो इन्हें कितना परेशान हो गई होंगी वो। दादी वो फिक्रमंदी से बोला। डॉक्टर ने कहा है गाली नहीं देनी वरना और तबीयत बिगड़ जाएगी। वो हंसते हुए बोला। मुराद भी मुस्कुराया और बढ़कर उसे गले लगा लिया। अशर की आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे से लगे थे। जब इनाया अंदर आने लगी तो उसकी नजर इन पर पड़ी। वो जाते जाते रुक गई और वहीं बैठ गई। अशर बाहर आया तो इनाया सामने बैठी थी। अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? उठें, मुराद से मिल लें, आप ही का इंतजार कर रहा है। वो हैरान रह गई ये सुनकर। नहीं अभी इन्हें सुने दो अशर, मैं कल आकर मिल लूंगी। अभी मुझे घर छोड़ाओ, दादी अकेली होंगी। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। वो सर हिलाकर पार्किंग एरिया चला गया और जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी। वो घर आई तो दादी नमाज पढ़ रही थी। वो भी नमाज पढ़ने चली गई, जबकि अशर उसे ड्रॉप करके ही हॉस्पिटल चला गया था। वो नमाज पढ़कर आई तो किचन में दादी के लिए दूध गर्म करने चली गई ताकि इनको इनकी दवाई दे सके। उसने दादी की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। जब से वो हवेली आई थी वो दूध गर्म करने में मगन थी। जब आयला की आवाज़ आई, यकीनन वो मुराद पर अटैक की खबर सुनकर आई होंगी। वो बाहर आई तो वो रो रही थी और दादी उनको चुप करवा रही थी। वो फौरन गई। आयला बाजी आप कैसे ऐसे क्यों रो रही हैं? सब खैरियत है, अब आप प्लीज़ परेशान ना हो। वो इन्हें चुप कराते हुए बोली। इनाया प्लीज़ मुझे बताओ कि कोई खतरे की बात तो नहीं, मेरा भाई कैसा है? वो रोते हुए बोली। अरे अभी हॉस्पिटल से आई हूँ आप ही, अभी नींद की गोली के असर में सो रहे थे, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं। वो इन्हें दिलासा देते हुए बोली। उन्होंने शुक्र का सांस लिया। चले बस उठे और सो जाएं। आप इतनी रात क्यों आ गई? बच्चे अकेले होंगे घर, ऐसा करें ड्राइवर से कहकर बच्चों को बुलवा लें। आयला ने सर अस्पात में हिला दिया। दादी आपकी पहले तबीयत सही नहीं, ये दवाई लें और सो जाएं। वो इन्हें दवाई देकर किचन में चली गई ताकि रात के बर्तन धो सके। वो रात गए कमरे में आई, सब सो गए थे। उसका दिल बहुत परेशान था मुराद की वजह से। उसने इसी परेशानी के पेश नज़र अशर को कॉल मिला दी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। अशर सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा। इनाया का नंबर इतनी रात गए देख वो चौंक गया और फौरन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत भाभी? वो परेशानी से गोया हुआ। वालेकुम सलाम, हाँ खैरियत है, बस मैं परेशान थी मुराद की वजह से, बस इस वजह से कॉल कर दी तुम्हें। वो थके से अंदाज में बोली। हाँ वो ठीक है, बस सो रहा है, डॉक्टर कह रहा है 2-3 दिन तक छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा चलो सही है, सॉरी तुम्हें रात गए कॉल की। वो शर्मिंदा हो गई। अरे कोई बात नहीं भाभी, जब मर्जी करें आप। वो मुस्कुराया। उसने भी मुस्कुराकर कॉल काट दी। सुबह से वो किचन में मसरूफ थी और अब भी वो मुराद के लिए यखनी बना रही थी ताकि हॉस्पिटल पहुंचा सके। अरे इनाया तुम सुबह से लगी हो, मुझे उठा देती, मैं भी कुछ काम करवा देती। आयला ने उसे कहा जो मगन से अंदाज में खाना बना रही थी। अरे आप ही कोई बात नहीं, आप करें या मैं, एक ही बात है। खैर आप बच्चों को बुला लें, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। आयला ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। बिला शिबा वो बहुत अच्छी लड़की थी जो एहसन तरीके से घर के तमाम जिम्मेदारियां निभा रही थी। वो बाहर बच्चों को बुलाने चली गई। जब बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो उसने फौरन ही बर्तन धो लिए और खाना पैक कर दिया। आयला जा रही थी हॉस्पिटल। इनाया उसे इलिया की आवाज़ आई। वो फौरन बाहर भागी। अरे इलिया तुम यहाँ कैसे? इनाया हैरानी और खुशी से मिले जुले तासरात लिए बोली। इनाया तुमने तौफीक भी नहीं की हमें बताने की कि मुराद भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इलिया ने गुस्से से कहा। इसका मतलब इलिया को नहीं मालूम? वो दिल में बोली। शुक्र है। हाँ नहीं इलिया, बस मैंने सोचा कि क्या तुम्हें परेशान करूं, पापा तो पहले ही पॉजिटिव हैं इनके बारे में। वो तरजीह पेश करते हुए बोली। हद होती है इनाया, अब जब पता चला है तो देखो कितनी परेशानी हुई है बाबा और अम्मी को। वो गुस्से से बोली। अच्छा बस करो, बिल्कुल ठीक है अब वो, और बाबा और अम्मी कहाँ हैं? वो उसे तसल्ली देते हुए बोली। वो मुझे यहाँ छोड़कर हॉस्पिटल चले गए हैं। अरे इलिया तुम यहाँ खैरियत? आयला उसे देखकर बोली थी। हाँ जी, आप तो आती नहीं, मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। नहीं डियर, असल में बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो कुछ बिजी हूँ। अच्छा चले कोई नहीं, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बस हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो इनाया खाना दे दो जो कि ले जाना है। हाँ आप ही, बस पैक है, लेकर आती हूँ, आप लोग बातें करें। वो मुस्कुराकर कहकर चली गई। मुराद कितने कमजोर हो गए हो तुम, देखो हालत अपनी तुम। आयला मसनूई गुस्से से बोली। अरे आप ही, ठीक हूँ मैं। वो उसको तसल्ली देते हुए बोली। हाँ एक ही मेरे भाई, छोटी सी उम्र में तुमने इतना कुछ मुराद बर्दाश्त किया मेरी जान तुम। वो रोते हुए उसके हाथ चूमते हुए बोली। वो भी मुस्कुरा दिया। आप ही, ये मेरा फर्ज था। खैर ये अशर कहाँ है, इसलिए पूछे ना कब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है? वो अब के बेजारी से बोला। हाँ आज मिल जाएगी शाम को। वो हंसकर बोली। शुक्र है कहीं मिली, मैं तो परहेजी खाने खाकर तंग आ गया था। घर तुम्हारी बीवी किस लिए बैठी है? वो तो खिलाएगी जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते।
कहाँ आपी, तरस गया कि कहीं कुछ तो बोलेगी, हक जमाएगी, पर वो तो बिल्कुल ही गूंगी है। वो गुस्से से बोला, तो तुमने उसे डराया हुआ है इतना? जाहिर है मासूम सी बच्ची है, डर तो जाएगी। हाँ बहुत मासूम है, वो तंजिया बोला। चलो बदतमीज, चुप, अब आराम करो, बातें खत्म करो। हाँ काफी नींद आ रही है, वो जमाई लेके बोला, जो आज इतने दिनों बाद इस तरह बातें कर रहा था। वो सुबह से काम में लगी थी, आज मुराद घर आ रहा था। वो खाना तैयार करके कमरे में आ गई ताकि उसके आने से पहले फ्रेश हो जाए। वो थोड़ी देर बाद बाहर आई तो गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। वो समझ गई मुराद आ गया। उसका दिल धक धक कर रहा था, इतने दिनों बाद वो मुराद को देखेगी। एक खुशी सी हो रही थी महसूस। वो बाल सुलझाकर बाहर आई तो मुराद सोफे पर टेक लगाए हंस हंस बातें कर रहा था। वो बहुत कमजोर हो गया था, उसका दिल पसीज गया। वो चुपचाप आगे बढ़ गई और सबको सलाम किया। मुराद ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस अशर से बातों में लगा रहा। वो दुखी सी हो गई उसके इस रिएक्शन पर। दादी जान, आज आप सबसे जरूरी बात करनी है मुझे। वो दादी की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ बोलो बेटा। वो उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली। अशर भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। दादी मैं चाहता हूँ अब तक अशर और अदीना की शादी कर देनी चाहिए। वो उनकी तरफ सवालिया अंदाज से देखकर बोला। हाँ ये होता है ना भाई जैसा मुराद। अशर उसको चूम कर बोला, लव यू ब्रो, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो खुश होते हुए बोला, उफ साइड पे हटो छुचोरे। सब उस पर खिलखिलाकर हंस पड़े। दादी भी, हाँ मुराद ठीक कह रहे हो, कल मैं आयला और इनाया जाते ही रिश्ते की बात करते हैं। वो हंसकर बोली, मैं भी चलूंगा दादी। वो खुश होते हुए बोला, ओए चुप, तेरा क्या काम वहाँ? मुराद उसको घूर कर बोला, भला रिश्ता मेरा जा रहा है, देखने जाऊंगा लड़की। क्यों, पहले नहीं देखी तुमने? वो घूरी देकर बोला, नहीं वो मेरा मतलब देखी है, पर वो चुप करो, तुम नहीं जा रहे कहीं तुम। वो घूर कर बोला था, अच्छा भाई। वो मुंह बनाकर बोला। सब हंसने लगे। अच्छा खैर मैं आज कहीं नहीं जा रहा, आज मैं अपने जानू मुराद के साथ ही रहूंगा। अशर लड़कियों की तरह शर्मा कर बोला। इनाया तो शर्मा गई। अबे गधे, तेरी तो मुराद उसके पीछे भागा। वो खिलखिलाकर कमरे में चला गया जो उसके लिए दादी ने मुख्तस किया हुआ था। मुराद भी उसके जाने के बाद हंस पड़ा। अच्छा दादी मैं तो जा रहा हूँ सोने, कोई डिस्टर्ब ना करे। अब की बार वो इनाया की तरफ इशारा करते हुए बोला और चला गया। वो भी उसके जाने के बाद उठ गई। आयरा भी कमरे में चली गई। वो जाते जाते रुकी, दादी जान आपने दवाई ली? उसने दवाई की तरफ देखकर कहा, नहीं बेटा क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो हंसकर बोली, जी नहीं आप कमरे में जाए, मैं ला रही हूँ दवाई। तो लेनी पड़ेगी आपको, वो घूर कर बोली। अच्छा जी मान लिया, वो उठते हुए बोली। वो मुस्कुराकर किचन में चली गई। वो कमरे में आई तो मुराद सो चुका था। वो भी बेड की नुक्कड़ पर जाकर लेट गई और सो गई। सुबह से वो कामों में मसरूफ थी। वो लोग आज अशर का रिश्ता लेकर अदीना के घर जा रहे थे। अब भी वो तैयार होकर बाहर निकली। उसने पर्पल फ्रॉक और साथ चूड़ीदार पाजामा जेबे तन किया था और हल्के से मेकअप में वो बहुत दिलकश लग रही थी। वो हैंड बैग उठाकर बाहर जाने लगी तो मुराद सामने से आ रहा था। उसको देख वो ठटक कर रुक गया और वो उसको देखने लगा। वो नजरें झुकाए वहां से जाने के चक्कर में थी। वो रास्ता नहीं, बाहर जाना है। वो हिचकिचाकर बोली, कहाँ जाना है? वो उसको आंखों में जज्ब करते बोला और वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगा था। जरनिश के बाद जो लड़की उसकी जिंदगी में आई थी वो इनाया थी। वो दिल से उसको अपना चुका था। जी दादी, वो सामने देखकर बोली और मुराद फौरन पीछे मुड़ा। वो बहाना बनाकर बाहर भागी और वो हंस दिया। वो अदीना के घर के बाहर खड़े थे। वो लोग पहले ही अपनी आम की इतला दे चुके थे। वो सब अंदर गए। मिसेस इफ्रा इन सबसे बहुत मोहब्बत से मिली। आए बैठे वो मुस्कुराकर बोली, इशफाक किधर है? इफ्रा, आज किसी खास मकसद से हम यहाँ आए हैं, दादी मुस्कुराकर कहने लगी। खैरियत बीजी, ऐसा क्या खास काम और मकसद? वो नासमझी से बोली, भाई पहले इसे तो बुला लो, फिर पता चल जाता है, जल्दी से उसे इन्फॉर्म करो। जी जी बीबी, अभी कहती हूँ। वो इशफाक को फोन मिलाकर किचन में खाने का इंतजाम करने चली गई। इनाया बेटा मुराद को कहो आ जाए, वो भी उसका होना जरूरी है, दादी ने इनाया को कहा जो आयला से बातों में मसरूफ थी। जी अच्छा दादी जान। वो इस बात में सर हिलाकर मुराद को फोन करने लगी जिसने पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली। उसने बगैर कोई तमीज बांधे दादी का पैगाम उस तक पहुंचा दिया। देखो इशफाक, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे यकीन है तुम मुझे इनकार नहीं करोगे, दादी ने तमीज बांधते हुए कहा। बीजान, आपके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं, आप कहें तो सही, मैं नाचीज आपको क्या दे सकता हूँ? वो मोहब्बत से बोला। बेटा, मैं आज अपने अशर के लिए अदीना का रिश्ता लेने आई हूँ, वो संजीदा अंदाज में बोली। दादी की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। बस इतनी सी बात, वो आज से आप ही की बेटी हुई, वो मुस्कुराकर बोले। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी अदीना शर्माकर अपने कमरे में भागी। सब बहुत खुश थे। इनाया भी मुराद की तरफ देखकर मुस्कुरा दी जो इशफाक साहब से बातों में मसरूफ था। अरे भाई, अब मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ही बच्चों की शादी कर दी जाए। दादी ने एक और धमाका किया।
वहां मौजूद सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। इतनी जल्दी बीजान, अभी तो हमने कोई तैयारी भी नहीं की, वो हक्का बक्का बोली। भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस एक छोटी बहू की जरूरत है। बस जल्दी से जितनी तैयारी होती है कर लो, बस अगले हफ्ते की कोई तारीख सेट कर लो। पर बीजान, एक ही बेटी है हमारी। इतने अभी इफ्रा ने बात पूरी नहीं की थी कि इशफाक ने उनकी बात काट दी। ठीक है बीजान, जैसा आप कहें, अगले हफ्ते ही कर देंगे शादी। वो मुस्कुराकर बोले। असल में रात को अशर साहब ही की फरमाइश पर दादी जान अगले हफ्ते की तारीख रखने पर तैयार हुई थी। वो सोचकर मुस्कुरा दी। वो आकर बहुत थक गई थी और आते ही लेट कर सो गई। मुराद जब कमरे में आया तो उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो मुस्कुराकर उसके पास गया और उसके चेहरे पर से बाल हटाने लगा। इनाया ने जब अपने चेहरे पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस किया तो फौरन आंखें खोल दी। मुराद को देखकर वो डर गई। आप, वो बालों को समेटते हुए बोली, मगर मुराद ने उसकी कोशिश नाकाम बनाकर उसके बाल दोबारा खोल दिए। वो हक्का बक्का उसको देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, पहले इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा क्या? वो शरारती मुस्कुराहट से बोला और वो भी मुस्कुरा दी। देखिए तो बहुत है, पर आपके जैसा कोई नहीं। वो शर्मा कर बोली। शुक्र है कहीं तुमने जवाब तो दिया, वरना सोचता था गूंगी तो नहीं ये लड़की। वो आखिर में मुंह बनाकर बोला। वजह पूछ सकता हूँ? वो आज फुल दोस्ताना मूड में था। इनाया भी पहले की तरह उसके साथ बात करने लगी, पूरे इत्मीनान के साथ। आप डराते हैं इतना? वो बोली। क्यों, मैं ज़कूटा जिन हूँ? वो मुंह बनाकर बोला। नहीं मुराद, जो कुछ उस दिन। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुराद ने काट दी। नहीं, अब इस बारे में कोई बात नहीं, मैं सब जान गया हूँ। इनाया, तुम्हें अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी? मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जरनिश मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की, मगर जरनिश के बाद मैं समझता था तुम हम दोनों के दरमियान इस सब की जिम्मेदार हो। और फिर उस दिन जो कुछ हुआ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा कि कुछ होगा, और इस चीज़ ने मेरे दिल में पहले ही तुम्हारे लिए नफरत पैदा की थी। फिर जरनिश से अलहदगी ने और नफरत पैदा की, मगर बाद में तुम्हारी फिक्र मेरे लिए हर ज़रूरत का मेरे से बढ़कर ख्याल रखना मुझे तुम्हारा गर्विदा बना गया। फिर मुझे फाइक के जरिए सारी सच्चाई पता चली। वो माफ़ी मांग रहा था। इनाया, वो बहुत अजियत में है, उसको ब्लड कैंसर है। वो इस सब को तुम्हारी बद्दुआओं का नतीजा समझता है। तुम उसे माफ़ कर दो। जो हुआ वो अल्लाह को मंजूर था, अब हमें चाहिए कि हम भी इसको माफ़ कर दें। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, जो युगटक उसे देख रही थी। वो मुस्कुराई और सर मुराद के कंधे से टिका दिया। मुझे यकीन था मुराद, एक दिन आपको सच्चाई जरूर पता चल जाएगी, और आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने तो इसे कब का माफ कर दिया है। मैं यकीन करती हूँ अल्लाह भी उसे माफ कर देंगे। मुझे बस आप मिल गए, मेरे लिए यही काफी है। वो मुस्कुराकर उसके कंधे से सर टिकाकर बैठ गई और मुराद उसको मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगा। फिर तो आज हमारी गोल्डन नाइट है, वो शरारत से बोला। इनाया शर्मा कर जाने लगी जब उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से लग गई। मुराद ने उसकी थोड़ी ऊपर करके उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त कर दी और इनाया मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई।